रमेश रोज रोज लोकल ट्रेन से ही ऑफिस का आना जाना किया करता। एक शाम रमेश रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरता है। तभी उसकी नजर एक पाव भाजी की शॉप पर जाती है। पाव भाजी देखकर रमेश खुद को रोक नहीं पाता और पाव भाजी की दुकान पर चला जाता है। अरे भाई साहब, पाव भाजी कितना रुपए प्लेट है? साहब बस 50 रुपए प्लेट है, लगा दे का? अरे हाँ भाई, लगाओ यार, बहुत तेज भूख लग रही है। दुकानदार रमेश को एक प्लेट पाव भाजी देता है और वो बड़े मजे से पाव भाजी खाने लगता है। तभी उसके फोन पर उसकी पत्नी जानकी का फोन आता है। रमेश उसका फोन उठाता है और कहता है, क्या बात है, क्यों फोन किया तुमने? एक बात बताओ, तुम्हारे लिए खाने में क्या बनाऊं? पूछ तो ऐसे रही है जैसे तुम ही संजीव कपूर हो। चाय तो ढंग से बनती नहीं। हाँ हाँ, सही कहा है किसी ने। घर की मुर्गी ताल बराबर। कितना बढ़िया भी खाना बना लो, तब भी तुम्हारे मुंह से यही सुनने को मिलेगा। मेरे लिए तारीफ तो निकल ही नहीं सकती है। तुम्हें तो बस बाहर की दुनिया ही पसंद आती है। अरे मुझे सुकून भी तो बाहर की दुनिया में ही मिलता है। अपने आप को थोड़ा सुधारने की कोशिश करो, उसके बाद सामने वाले में कमी निकालो, समझी? अगर बाहरी दुनिया तुम्हें इतनी पसंद थी तो मुझसे क्यों शादी करी तुमने? अरे यार, मेरा मत्था मत खराब करो। और मेरे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर से खा लूंगा, समझी? रही बात शादी की, तो इंसान की जब किस्मत खराब हो ना, तो कुछ नहीं उखाड़ पाता वो। रखो फोन। दरअसल रमेश को अपनी बीवी के हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो आए दिन घर में खाना ना खाने का बहाना ढूंढा करता। और ऐसी एक सुबह जानकी उठकर किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी जानकी की माँ का फोन आता है। जानकी फोन को एक हाथ से उठाकर बात करने लगती है और दूसरे हाथ से खाना बनाती है। और बताओ माँ, क्या हाल चाल है घर के? और सुबह सुबह कैसे फोन कर दिया आपने? अरे क्या बताऊं, तू जानती ही है कि तेरी भाभी कितनी कामचोर है। अरे सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक महारानी ने मुझे चाय नहीं दिया है। अरे माँ, तुम एक काम करो, भैया को जाकर बोलो ना, वही अपनी बीवी को सुधार सकते हैं। अगर तुम और मैं बोलेंगे तो दुनिया को यही लगेगा कि सास और ननद घर को तोड़ने में लगी हुई है। अरे अब तो तेरा भाई भी सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की ही सुनता है। वो जैसा ही बोलती है वैसा ही करता है। तेरा भाई जोरू का गुलाम हो चुका है। सच में माँ, भाभी की तो किस्मत बहुत अच्छी है कि उन्हें भैया जैसा पति मिला है, और एक मेरा पति है जो कि हमेशा मेरी बेइज्जती करता रहता है। अरे मेरी हर छोटी बड़ी चीजों में कमियां निकालने का काम करता है। उनका जोरू का गुलाम बनना तो दूर की बात है माँ। अरे जानकी, तू ना पागल है। तुझे मैंने शादी से पहले ही सिखा कर भेजा था कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर ही गुजरता है। अगर तू अपने पति को बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाएगी तो तेरा पति 2 मिनट के अंदर तेरे वश में हो जाएगा। पर तुझे ना तो शादी के पहले खाना बनाने का शौक था और ना ही शादी के बाद। क्या माँ, तुम भी ना शुरू मत हो जाओ सुबह सुबह। जानकी बात करने में इतनी मस्त थी कि उसे किचन में रहने के बावजूद कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि सब्जी जल भी रही है। और जैसे जलने की बदबू रमेश की नाक तक जाती है, वो फौरन किचन में आता है और अपनी बीवी को सुनाने लगता है। अरे यार, हद होती है किसी चीज की। सुबह सुबह फोन में घुस गई हो। अरे इंसान एक काम कर ले, मन लगा के, वही काफी है। अब देखो सारी सब्जी जल गई। अरे यार, कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? अरे रमेश, कभी कभी हो जाता है। तुम इतना क्यों बिगड़ रहे हो मुझ पर? और वैसे भी मेरी माँ का फोन था, अब मैं अपनी माँ से बात भी ना करूँ क्या? अरे मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से बात करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन पहले ये सब्जी तो बना लेती। 10 मिनट बाद हो जाती बात। कोई पहाड़ गिर रहा था क्या? अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ और तुम जाकर तैयार हो जाओ। जब तक तुम तैयार होकर आओगे तब तक तुम्हें लंच रेडी मिलेगा। अरे यार, जा रहा हूँ मैं नहाने, मेरा दिमाग मत खराब करो। ऐसे ही रमेश गुस्से में चला जाता है और जल्दी से रेडी होकर नीचे आता है। जानकी लंच बॉक्स रेडी करके रमेश को देने लगती है और कहती है, रमेश ये देखो, लंच रेडी हो गया है। अरे क्या है इसमें? 10 मिनट में क्या बना दिया तुमने? अरे जो सब्जी जल गई थी ना, वही सब्जी मैंने ऊपर ऊपर से छांट ली थी। जो जला हुआ था उसे रहने दिया और जो ठीक था वो तुम्हारे लिए पैक कर दिया। वाह, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। छाट छटाई करके खाना पैक करा है। तुम ही खाओ ये खाना। जा रहा हूँ मैं ऑफिस, बाहर से खा लूंगा। और हाँ,
मेरे लिए आज के बाद कुछ मत बनाना। रमेश अक्सर अपनी बीवी की इन आदतों से परेशान था, मगर उसकी बीवी सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने बहुत ही कोशिश कर ली थी, लेकिन वो नहीं सुधरी। ऐसे ही अब रमेश बार बार स्टेशन पर जाकर पाव भाजी खाने लगता। तो ये जानकी अपने पति को फोन करती और हमेशा खाने के लिए वो मना कर दिया करता। ऐसे एक दिन रमेश ऑफिस में था। लंच के वक्त जानकी अपने पति को फोन करती है और रमेश का फोन उसकी फ्रेंड ज्योति उठाती है। हाय, मैं रमेश की फ्रेंड बोल रही हूँ। वो वॉशरूम गया हुआ है, जब आएगा तो बता दूंगी कि आपका कॉल आया था। वो सब तो ठीक है मैडम, पर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का फोन उठाने की? चाहे मैं 50 बार फोन करती रहूं, आपने फोन उठाया क्यों? अरे मैडम, बार बार फोन बज रहा था तो उठाना पड़ा। फोन बार बार बज रहा था ना, इसलिए लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था। अरे तो आप फोन काट भी तो सकती थी ना, फोन उठाने की जरूरत क्या थी? ज्योति को गुस्सा आता है और वो फोन को काट देती है। ऐसे में जानकी के मन में अब अपने पति को लेकर शक पैदा हो चुका था। उसे ऐसा लगता था कि रमेश जरूर किसी और के साथ चक्कर चला रहा है। इसलिए रमेश को अब घर में खाना नहीं खाना था और उसने घर पे खाना छोड़ दिया था। ऐसे एक दिन जानकी अपनी माँ को फोन करके सारी बात बताती है, जिसके बाद जानकी की माँ बोलती है, देखो, रोने से कुछ नहीं होगा, सब तेरी ही गलती है। मैंने तुझे पहले ही समझाया था ना कि अपने पति को पहले अपने वश में करने की कोशिश कर, और अगर तुझे अपने पति का प्यार चाहिए तो तुझे सबसे पहले बढ़िया बढ़िया खाना बनाना सीखना होगा, क्योंकि तू अगर अपने पति को अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी तो तेरा पति बाहर जाएगा ही क्यों। अपनी माँ की बात सुनकर जानकी की समझ में आ जाता है कि गलती उसी की है। ऐसे ही जब जानकी अब अपने पति को फोन करती तब वो हमेशा पाव भाजी की बात ही किया करता। ऐसे एक दिन जानकी ठान लेती है कि वो अपने पति के लिए घर में ही पाव भाजी बना कर रहेगी और यूट्यूब के जरिए वो पाव भाजी का सारा सामान मार्केट से खरीद कर घर ले आती है और अपने पति के लिए पाव भाजी बनाने की तैयारी करती है। शाम को जैसे ही रमेश घर आता है तो घर में पाव भाजी की खुशबू आने लगती है। अरे घर में से तो भाई स्टेशन वाली पाव भाजी की खुशबू आ रही है। लगता है जानकी ने स्टेशन से पाव भाजी मंगवाई है आज। तभी रमेश देखता है कि डाइनिंग टेबल पर जानकी ने पहले से ही पाव भाजी बनाकर रखी हुई है। पाव भाजी देखकर रमेश मुस्कुराता है और अपनी पत्नी से कहता है, चलो बढ़िया है, आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि मैं रोज कहाँ से पाव भाजी खाता हूँ। तुमने भी वहीं से मंगवा ली है? नहीं रमेश, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ये पाव भाजी स्टेशन से नहीं मंगवाया है, बल्कि खुद बनाया है। मैं जब भी तुम्हें फोन करती थी तब तुम हमेशा यही बोलते थे कि मैं पाव भाजी खा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पर ही पाव भाजी बनाऊं। एक बार मेरे हाथ का पाव भाजी खाकर तो देखो। रमेश अपनी बीवी के हाथ का बना हुआ पाव भाजी खाने लगता है। रमेश को पाव भाजी बहुत ही पसंद आती है और वो अपनी पत्नी की बहुत तारीफ करता है। अरे वाह जानकी, पाव भाजी तो लाजवाब है, और मिलेगी क्या? जानकी अपने पति को फिर से पाव भाजी खाने के लिए देती है और अब से रमेश अपनी बीवी के हाथ का बना खाना ही खाया करता और पाव भाजी भी खाता, और इस तरह से दोनों पति पत्नी के बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा था। रीना एक अमीर और घमंडी लड़की थी और रीना घर में सबकी लाडली थी और वो घर का कुछ काम नहीं करती थी। रीना बचपन से अपने मम्मी पापा के हाथों में ही रही है। विमला दी, मेरे लिए सैंडविच बना दो और कॉफी भी बना के मेरे कमरे में दे देना। रीना बेटा, अब तो बड़ी हो गई है, तेरी शादी भी करनी है, इसलिए तू कुछ खाना बनाना सीख ले। अगला घर पता नहीं कैसा होगा। बेटा, तुझे घर में काम करना चाहिए, घर संभालना सीखना चाहिए, ताकि तुझे अगले घर जाके दिक्कत ना हो। ससुराल में तो तेरी विमला भी नहीं आएगी काम करने। ओफो मम्मा, आपको पता है ना मुझे नहीं पसंद खाना बनाना और घर का काम करना। और रही बात मेरी शादी की, तो वो मुझे अभी फिलहाल नहीं करनी है। मेम साहब, बाहर कोई आया है, साहब के दोस्त हैं। वो बोल रहे हैं कि वो उन्हें बचपन से जानते हैं। हाँ जी भाई साहब, बताइए कौन है और आपको किससे मिलना है? हाँ बहन जी, मैं रंजीत का लंगोटिया यार हूँ और मैं उससे मिलने आया हूँ। गांव से शहर आया था तो सोचा अपने बचपन के मित्र से मिल लूं। ठीक है भाई साहब, आप बैठिए, मैं बुला लेती हूँ उन्हें। शकुंतला अपने कमरे में जाती है और अपने पति रंजीत को बुलाते हुए कहती है, अजी सुनो, रीना के पापा, बाहर कोई आदमी आया है और बोल रहा है कि वो आपका बचपन का दोस्त है। कुछ ऐसा नाम बता रहा है ना,
हाँ, सुखी राम नाम बता रहा है अपना। अच्छा, मेरे बचपन का दोस्त सुखी राम आया है। अरे मैं अभी जाता हूँ उससे मिलने। रंजीत खुश होकर कमरे से बाहर आता है और वो बाहर आते ही अपने बचपन के दोस्त को देखकर एक दूसरे की आंख भर लेते हैं और फिर रंजीत और सुखी राम एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर रंजीत बोलता है, आज इतने टाइम बाद तुझे देखा और तुझे देखते ही मुझे इतनी खुशी हुई, मैं क्या बताऊं तुझे। और बता भाई, कैसे आना हुआ? और भाभी जी कैसी हैं? और तेरा बेटा कैसा है? वो तो बड़ा हो गया होगा, शादी कब कर रहा है? बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? बस थोड़ा काम था शहर में, तो सोचा तुझसे मिलता हुआ जाऊं। और बहुत समय भी तो हो गया है तुझसे मिले, इसलिए आ गया। और मेरे बेटे रमेश के लिए कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो शादी कर दूं। सुखी राम की बात सुनकर रंजीत ने अपनी बेटी रीना के लिए सुखी राम के लड़के रमेश की शादी के लिए सोच लिया था। सुखी राम का बेटा भी शादी लायक हो गया है और मेरी बेटी भी। क्यों ना मैं अपने दोस्त के बेटे से ही अपनी बेटी की शादी करवा दूं? हाँ, ये सही रहेगा और मेरी बेटी वहाँ खुश भी रहेगी। बेटा, अरे ओ बेटा, रीना, अरे बाहर आओ। देखो, मेरे बचपन का दोस्त आया है, अंकल जी को नमस्ते करो। रीना कमरे से बाहर आती है और बोलती है, हाँ जी पिताजी। बेटा, अंकल जी से मिलो, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, सुखी राम। नमस्ते अंकल जी। सुखी राम, मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से करवा दूं। देख, समझदार है मेरी बेटी बहुत और गुनी भी बहुत है, और तेरा भी बेटा समझदार और गुनी है, तो क्यों ना हम दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल ले। और मुझे तुझ पे भरोसा है कि तू अपनी बहू को बेटी बना के रखेगा और वो वहाँ खुश भी रहेगी। हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था, पर तूने तो मेरे दिल की बात ही कह दी। इतनी खुशी की बात है तो मुंह तो मीठा करना बनता है। विमला, जरा मिठाई लाना रसोई से, सबका मुंह मीठा करवाते हैं। ऐसे करते रंजीत की बेटी रीना और सुखी राम के बेटे रमेश की शादी की बात पक्की होने की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। और फिर एक दिन रमेश और रीना की शादी हो जाती है। अरे, ये मैं कहाँ गांव में फंस गई हूँ, इतने छोटे से मिट्टी के घर में। इस घर में ना तो एसी है, एक पंखा है, वो भी मर मर के चल रहा है। गर्मी भी बहुत लग रही है, थोड़ी देर बाहर जाकर बैठती हूँ और हवा लेती हूँ। अरे रीना बहू, तुमने ये क्या पहन रखा है? हमारे घर में छोटे कपड़े पहनने का रिवाज नहीं है। तुम जल्दी से कमरे में जाओ और साड़ी पहन कर आओ, और अगर साड़ी पहनना ना आता हो तो सूट पहन लो। हो माँ जी, तुम्हारे रीति रिवाज रखो अपने पास। तुम्हारी रीति रिवाज की वजह से मैं साड़ी नहीं पहनूंगी और ना ही कभी सूट या साड़ी पहनूंगी। मुझे मेरे घर वालों ने कभी सूट साड़ी पहनना नहीं सिखाया जो मैं ये कपड़े पहनूं। मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ और ऐसे ही कपड़े पहनूंगी भी। मुझे दुनियादारी से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बचपन से ही ऐसे छोटे और स्टाइल के कपड़े ही पहने हैं। अरे बहू, मैं जानती हूँ कि तू बड़े घर की और शहर की लड़की है, पर बेटी तेरी शादी हो गई है और अब तू किसी के घर की बहू है, तो तुझे हर चीज देखनी पड़ेगी। तू साड़ी नहीं पहन सकती है तो सूट पहन ले। अगर कोई पड़ोसन या तेरे ससुर जी आ गए तो तुझे ऐसे कपड़ों में देखकर क्या सोचेंगे। अब तू रसोई में जा और खाना बना ले। क्या खाना? और वो भी मैं बनाऊं? माँ जी, माँ जी मेरी एक बात सुन लो ध्यान से। मैं यहाँ पर शादी करके खाना बनाने नहीं आई हूँ और ना ही कुछ काम करने। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। ऐसा बोलकर रीना अपने कमरे में चली जाती है, पर उसकी सास उर्मिला उसके ऐसे बात करने के तरीके से बुरा नहीं मानती। उर्मिला खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। शाम होते ही रमेश और उसके पिताजी खेत पर से आ जाते हैं। रमेश अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखकर बोलता है, माँ, खाना आप बना रही हो? रीना कहाँ गई? वो क्यों नहीं बना रही खाना? अरे बेटा, रीना की बेशक अभी शादी हुई है, लेकिन उसके अंदर अभी बचपना है। उसे अभी खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगी। और बेटा, अब तू एक काम कर, हाथ मुंह धो ले और अपने पिताजी के साथ खाना खा ले। जब बहू को भूख लगेगी तो वो रसोई में जाकर खाना निकाल कर खा लेगी। शाम को सब घर आते ही खाना खा के सोने के लिए चले जाते हैं। तभी आधी रात को रीना को भूख लगती है और वो उठकर रसोई में खाने के लिए जाती है, पर रसोई में उसे कुछ हरा साग
और रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलता, जिससे वो परेशान होकर बोलती है, हे भगवान, अरे ये भी कोई खाने वाली चीज है? यहाँ तो हरे पत्ते की सब्जी और रोटी के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। यहाँ गांव में तो कुछ ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं आएगा। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही घास फूस खानी पड़ेगी मुझे। अभी तो खा लेती हूँ यही सब, कल सुबह मैं बाहर से कुछ मंगवा के खा लूंगी। रीना खाना खा के अपने कमरे में आके सो जाती है और फिर अगली सुबह रीना 10 बज गए हैं, उठ जाओ और सबके लिए नाश्ता बना दो। मुझे और पिताजी को खेत पर भी जाना है। ओ हेलो, मैं यहाँ शादी करके किसी की नौकरानी बन के नहीं आई हूँ जो तुम सबके लिए खाना बनाऊं, और ना ही इस घर में काम करने के लिए आई हूँ जो तुम्हारे बोलने पर ये करूँ वो करूँ। जब इतना काम है तो नौकरानी क्यों नहीं रख लेते हो? इतना छोटा घर है, ऊपर से ना तो इसमें कूलर है। तुम्हारे यहाँ इतनी गर्मी की वजह से सोना दुश्वार हो गया है। पता नहीं किस गवार के घर में आ गई हूँ मैं। बस रीना, बहुत हुई बकवास तुम्हारी। जब से तुमसे मेरी शादी हुई है, रोज तुम कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती हो। मैंने अभी तक तुम्हारे आने के बाद बीवी का सुख नहीं देखा और ना ही मेरे माँ बाप ने बहू का सुख देखा। तुमसे बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। ना तुम्हें मेरी माँ से बोलने की तमीज है और ना ही पहनने ओढ़ने का ढंग है तुम्हें। रीना प्लीज, मुझे तुम्हारी जैसी बीवी की कोई जरूरत नहीं है जो मेरे माँ बाप का आदर भी ना कर सके। तुम अपने घर जा सकती हो, यहाँ लौट कर आने की कोई जरूरत नहीं है अब से। रीना रमेश के चिल्लाने से रोने लगती है। रमेश जी, मैं तुमसे शादी करके आई हूँ तो मैं कैसे जा सकती हूँ अपने ससुराल को छोड़कर? रमेश जी, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैं माँ जी के साथ धीरे धीरे खाना बनाना सीखूंगी और आपके घर के सारे रीति रिवाजों के साथ काम करूंगी। रीना को अब अफसोस होता है। अब रीना रमेश से माफी मांगकर घर का सारा काम करती है और साथ ही साथ खाना बनाना भी सीख जाती है और पूरा घर भी संभालती है, जिससे रमेश को अपनी पत्नी का सुख मिल जाता है और रमेश के माँ बाप को बहू का सुख। फिर सब एक साथ खुश रहते हैं और साथ ही खाना पीना साथ में करते हैं। शकुंतला ने अपने 5 बेटों की शादी कम खर्चों के कारण एक साथ एक ही मंडप पर निपटा दी थी। अब शकुंतला 5 बेटों के साथ 5 बहुओं की सास बन चुकी थी। एक रोज शकुंतला हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी शकुंतला की बड़ी बहू काजल हॉल में आकर बैठ जाती है। माँ जी, सास बिना ससुराल सीरियल आ रहा है, जरा लगा दो ना। तुझे दिख नहीं रहा क्या? मैं भजन सुन रही हूँ और तुझे सास बिना ससुराली क्यों देखना है? तेरी सास पर लोक सिधार गई है क्या? माँ जी, आप भी उस नाटक को देखोगी ना तो आपको भी समझ आ जाएगा कि सास के बिना ससुराल कितना सुखी होता है। राम रे राम, तुझे तनिक भी शर्म नहीं आ रही है क्या बहू? तू अपनी ही सास के सामने ये कहे कि सास बिना ससुराल स्वर्ग है। माँ जी, सच कड़वा जरूर होता है लेकिन उसे झुटलाया नहीं जा सकता। बहू, अभी मुझे भजन सुनने दे, वरना सुबह सुबह कलेश हो जाएगा घर में। अच्छा माँ जी, आप कुछ भी कह और कर सकती हो, लेकिन हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अरे बहुओं, कहाँ हो तुम चारों? इसे लेकर जाओ और काम दो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। शकुंतला के इतना बोलते ही शकुंतला की बाकी की बहुएं भी वहाँ आ जाती है और अपनी जेठानी की साइड लेते हुए अपनी सास को ही कोसती है। माँ जी, बहुत समय हो गया है चुप रहते रहते, सहन की भी कोई सीमा होती है। हाँ माँ जी, अब हम और नहीं सह सकते हैं। खाने पीने से लेकर आप हमारे साथ भी अत्याचार कर रही हैं और मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती हूँ। माँ जी, मैं बताती हूँ दीदी किस बारे में कहना चाहती है। दरअसल बात ये है कि आपने जो हमें नीचे सोने वाला बिस्तर दे रखा है उस पर हमसे सोया नहीं जाता है। मेरी तो कमर ही अकड़ जाती है नीचे एक चादर बिछाकर सोने में। आप हमें हमारे घर से आए हुए बेड क्यों नहीं देती? अरे किसी को कुछ बोलना है? देखो, मैं इस पर सोचूंगी। अभी तुम लोग घर के कामों में ध्यान दो। शकुंतला अपनी सभी बहुओं की सुनने के बाद अपने मन की करती है। शकुंतला अपनी बहुओं को अच्छा बिस्तर नहीं देना चाहती थी, जबकि 5 बहुओं के ससुराल से सोफे, बेड, टीवी, कूलर, एसी सब आया हुआ था। लेकिन शकुंतला ने सबको एक पंखा, 2 चादर, एक तकिया, एक कुर्सी और 5 को एक कमरा दिया हुआ था। अरे शकुंतला, क्या बात है, सुबह सुबह हरि का नाम जप रही है। लगता है कि अब तेरे मन में भी पूजा पाठ का विचार आने लगा है। मैं तो सुबह से बैठी हूँ हरि नाम का जप करके, ताकि मेरा मन लगा रहे। नहीं तो तू तो मेरी बहू को जानती है ना कि वो कैसी है। तू तो जानती है ना मेरी बहू कितना दिमाग खाती है। मुझे तो पहले लगता था कि मेरे 5 बेटे हैं और बहुओं के आने के बाद तो मैं हंसी खुशी रहूंगी,
लेकिन इन्होंने तो आकर मेरी शांति ही भंग कर दी है। माँ जी, आप आधी अधूरी बातें क्यों बता रही हैं विमला काकी को? दरअसल बात ये है विमला काकी कि माँ जी ने हम पांचों बहुओं का एक बिस्तर कर रखा है। अरे शकुंतला, ये क्या कह रही है तेरी बहू? तूने अपनी बहुओं का एक बिस्तर कर रखा है? ये सब एक कमरे में सोती हैं क्या? हाँ काकी, और तो और हमें हमारे मायके से दहेज में आया बेड भी इन्होंने स्टोर रूम में रखवा रखा है और हम सब नीचे चादर बिछाकर सोते हैं। शकुंतला, तू कब से इतनी अत्याचारी सास हो गई? अरे अपनी बहुओं पर इतना अत्याचार ना कर कि कल तेरा नाम न्यूज़पेपर में आ जाए। 5 बहुओं ने मिलकर किया अत्याचारी सास का कत्ल। ब्रेकिंग न्यूज। अब आप ही समझाइए माँ जी को, वरना इनका बस चले तो हमें एक चादर भी ना दे। निशा के जाने के बाद ही शकुंतला की पड़ोसन विमला शकुंतला से कहती है, देख शकुंतला, तू तो अच्छे से जानती है कि तू एक नहीं बल्कि 5-5 बहुओं की सास है, और एक सास पर अगर 5 बहुओं की जिम्मेदारी हो तो उसे अपनी बहुओं को समझने में दिक्कत आती है। लेकिन तू तो अपनी बहू पर इन कुछ महीनों में ही इतना अत्याचार कर रही है। देख, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरी बहुओं पे अत्याचार करने के पीछे का कारण बस यही है कि मेरे 5 बेटे बाहर है और मैं चाहती हूँ कि मेरी 5 बहुएं मिलजुल कर रहे। इसलिए मैंने उन्हें एक ही कमरा दिया है सोने के लिए, ताकि इससे बिजली बिल भी बचे। अरे तो उसी में 2 बेड लगवा दे, ताकि पूरे दिन इतना काम करने के बाद वो 5 चैन की नींद ले सके। देख, तेरी बातों में लॉजिक तो है। अगर मैंने इन्हें गद्दे वाला बिस्तर दिया तो ये सुबह सुबह जल्दी उठेंगी नहीं, और जल्दी उठेंगी नहीं तो घर का काम कैसे होगा, और 5 आपस में ही झगड़ेंगी फिर। देख, तेरी बातों में लॉजिक है, लेकिन तू अपनी बहुओं पर कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर रही है। अरे मैं तो कहती हूँ, तेरी बहुएं तुझे झेल कैसे रही हैं? जिस दिन उन्होंने खुद के लिए आवाज उठाई उस दिन तुझे दिक्कत हो जाएगी। इतना बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर भी शकुंतला पर कोई असर नहीं होता। इधर शकुंतला की 5 बहुओं को भी ये उम्मीद थी कि शकुंतला उनकी बात ना सही लेकिन विमला की बात तो मानेगी। अब देर शाम शकुंतला के ना रहने पर शकुंतला की 5 बहुएं हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती। आज विमला काकी माँ जी को समझा कर गई है। मुझे तो लगता है माँ जी हमारे सोने के लिए बेड वापस कर ही देगी। वैसे माँ जी को समझाना इतना आसान भी नहीं है, वो किसी की बातों में नहीं आती। हाँ हाँ, माँ जी को समझाना इतना आसान नहीं है, लेकिन विमला काकी की बात तो वो सुनती है ना। मुझे तो नहीं लगता माँ जी विमला काकी की बात भी मानेंगी। और माँ जी ने अगर आज भी हमें नीचे एक कमरे में ही सोने को मजबूर किया तो माँ जी के लिए आज की रात मुसीबत आएगी। हाँ नेहा, तू सही कह रही है। माँ जी को बहुत प्यार से समझा लिया। अब मैं माँ जी को दिखाती हूँ कि हम 5 भी किसी से कम नहीं है। 5 बहुएं अपनी सास के बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी शकुंतला बाहर से आ जाती है और वो अपनी बहुओं को एक साथ बैठी देखकर कहती है, क्या बात है, लगता है अपनी सास को फंसाने की साजिश चल रही है। नहीं नहीं माँ जी, हम तो बस आपका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज आप हमारे कमरे में बेड लगवाने वाली हो ना। अरे किसने कह दी? ये रात में सपना देख लिया है तुम 5 ने। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी, मेरी। शकुंतला के इतना बोलने के बाद ही शकुंतला की 5 बहुओं का मुंह उतर जाता है। लेकिन घर का काम करने के बाद जब 5 सोने जाती हैं, तो काजल अपनी बाकी की देवरानियों से कहती है, कब तक तुम लोग अपनी सास का अत्याचार सहती रहोगी? उठो, जागो और अपनी सास को सबक सिखाओ। आज हम माँ जी के बेड पर सोएंगे, वो भी माँ जी के साथ। ध्यान रहे, जिसे जहाँ बेड पर जगह मिले ना, वहाँ चुपचाप से सो जाना। काजल के इतने कहने भर की देरी थी कि शकुंतला की 5 बहुएं शकुंतला के कमरे में पहुँच जाती हैं और डबल बेड पर जहाँ जगह मिलती है वहाँ लेट जाती हैं। ये देखकर शकुंतला हड़बड़ाकर उठ बैठती है। अरे बहुओं, ये क्या कर रही हो तुम 5? यहाँ जगह भी नहीं है, जो सारी यहीं आकर लेट गई हो। माँ जी, हमें वहाँ नींद नहीं आ रही है, बाकी आप देख लो। अगर आपको जगह नहीं मिल रही है तो आप सोफे पर या नीचे सो सकती हैं। लेकिन मैं अपने ही बिस्तर को छोड़कर क्यों जाऊँ? माँ जी, जैसे आप अपनी जिद पर है कि आप हमारे कमरे में बेड नहीं लगवा सकती, उसी तरह से ये हमारी जिद है कि हम भी आपके साथ बेड पर सोएंगे। शकुंतला को सारी रात नींद नहीं आती और वो अपने ही बिस्तर पर बैठी हुई अपनी बहुओं को एक ही बेड पर सोए देख रही होती है। कोई हाथ चला रही थी तो कोई किसी का पाँव किसी के मुंह पर होता है, और तो और काजल तो खर्राटे मार मार कर सो रही थी। अरे ओ शकुंतला, अरे उठ भी जा। रात भर किसके ख्यालों में खोई थी?
जो यहाँ अभी बैठी बैठी झपकी ले रही है। अरे विमला, मैं तुझे क्या बताऊँ, कल तो इन 5 बहुओं ने मेरा जीना हराम कर दिया था। मेरे ही बेड पर रात में आकर सो गई। यानी तेरी बहुओं का और तेरा बिस्तर एक हुआ पड़ा था क्या? हाँ, अब मैं एक और रात भी अपनी बहुओं के साथ काट नहीं सकती। मैंने अभी अपने लड़कों को बुलाया है, 5 बहुओं के कमरे में इनका बेड लगवा दे रही हूँ। मैंने तो सारी रात जाग कर काटी है। देर से ही सही, लेकिन शकुंतला को जब एहसास होता है कि जो वो अपनी बहुओं के साथ कर रही है वो कितना गलत है, और एक रात जागने के बाद ही शकुंतला अपनी बहुओं का उनके मायके से आया बेड उन्हें लौटा देती है, जिस पर शकुंतला की 5 बहुएं भी बड़े आराम से सोती हैं। रेवती और शर्मीली पक्की सहेली थी और पड़ोसन भी थी। शर्मीली को इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था। जब वो कहीं जाती थी तो हमेशा इंग्लिश में ही बात किया करती थी। उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती थी, जिसके चलते उसे अपने आप में बहुत घमंड था। एक दिन रेवती रसोई में चाय बना रही होती है, तभी शर्मीली आती है और कहती है, रेती, वेयर आर यू रेती? क्यों शोर मचा रही है? रसोई में ही तो थी मैं, आ जाती वहीं पर। ओह सॉरी, आई डिडंट फाइंड यू। वेयर इज योर किचन? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझसे ये अंग्रेजी मत बोला कर, मेरे पल्ले नहीं पड़ती। अगर तुझे मुझसे बात करनी है तो ठीक से हिंदी में किया कर, वरना मत किया कर। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। तू तो तुरंत गुस्सा होने लगती है। मैं तो बोलती हूँ तू भी इंग्लिश बोलना सीख ले, बहुत मजा आता है बोलने में। एक बार तू इंग्लिश बोलना सीख गई तो फिर तुझे हिंदी भाषा अच्छी ही नहीं लगेगी। मुझे जितना सीखना था मैंने सीख लिया, अब मुझे नहीं बल्कि मेरे बच्चों के बच्चों को सीखने की जरूरत है। मैं तो उन्हीं के साथ ही खुश रहूंगी, और जो मजा अपनी भाषा में है वो किसी और भाषा में कहाँ। जिसे अंगूर नहीं मिलते हैं वो यही कहता है कि अंगूर खट्टे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो चीज हमें आती ही नहीं उसे गलत सलत बोलकर लोगों के सामने अपना मजाक बनवाने से अच्छा है कि जो काम हमें आता है और जिसमें हम निपुण हैं वही काम क्यों ना करें। हाँ मेरी माँ, मैं समझ गई तू क्या कहना चाहती है। अब मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो काम बोलूँ या तू मुझे ऐसे ही सुनाती रहेगी? हाँ बोल, क्या काम है तुझे? अगर तुझे अंग्रेजी में ही बोलना है तो तू बाहर जाने का रास्ता देख ले। हाँ ठीक है, समझ गई। मैं यहाँ तुझसे 1 कटोरी चावल मांगने आई हूँ, क्या तू मुझे चावल देगी? अभी कल ही तो मैंने देखा था कि तेरा बेटा राशन लेकर आ रहा था, तो वो क्या चावल लाना भूल गया था? नहीं, मेरा बेटा सामान तो पूरा लाया है, लेकिन मुझे तेरे घर के चावल ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो गांव से आते हैं, उनमें मिठास होती है। ठीक है, तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए चावल लेकर आती हूँ। रेवती इतना कहकर रसोई में चली जाती है और शर्मीली के लिए 1 कटोरी चावल लेकर आती है। शर्मीली चावल लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने आप से बोलती है, पता नहीं कहाँ से ये मेरी पड़ोसन बनकर आ गई है। इतनी कंजूस है कि मेरे घर के चावल इसे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि पैसे देकर इसे खरीद ले तो वो इससे नहीं होगा, लेकिन फ्री में जो चीज मिल जाए वो उसके लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आगे से इसने कुछ मांगा ना तो कोई ना कोई बहाना कर दूंगी। कुछ देर बाद रेवती अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज वो हॉल में अकेली बैठी अपने बेटे धीरज के बारे में सोच रही होती है। तभी वो फोन उठाती है और उसे कॉल करती है। हाँ माँ बोलो, कैसी हो आप? तबीयत तो सही है ना आपकी? वाह बेटा, कभी खुद तो फोन करता नहीं है और आज जब मैंने कर दिया तब माँ का हालचाल पूछ रहा है, उनकी तबीयत का ख्याल कर रहा है। माँ आप मुझे ताने क्यों मार रही हो? मैं इसलिए फोन करता हूँ ताकि आप मुझसे प्यार से बात करो, लेकिन आप तो हमेशा ताने देने लगती हो। अच्छा बेटा, अगर मैंने तुझसे तेरी शिकायत करी कि तेरे अंदर क्या कमी है तो मैं तुझे ताना मार रही हूँ। कभी ये तो नहीं सोचता कि माँ अकेली है, उसे फोन कर लूँ, थोड़ी देर उससे बात कर लूँ। माँ मैं क्या करूँ, समय ही नहीं मिल पाता है, बहुत काम रहता है, इसलिए फोन नहीं कर पाता। लेकिन अब मैं जल्दी ना आपसे मिलने आऊँगा। हाँ बेटा आ जाना, बहुत मन कर रहा है तुझसे मिलने का, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे जल्दी मिलने आ जाऊँ। धीरज इतना कहकर फोन रख देता है और रेवती रोने लगती है। तभी शर्मीली फिर वहाँ आती है और रेवती को रोते हुए देखकर बोलती है, रेवती, आर यू क्राइंग? तू फिर आ गई इंग्लिश बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब करने के लिए। जा यहाँ से, अभी मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे तुम मुझसे गुस्सा मत हो, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे बता कि तू ये रो क्यों रही है? आज मैंने अपने बेटे को फोन किया था, लेकिन उसने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। बड़े होने के बाद बच्चे कितने बदल जाते हैं। रेवती, यू डोंट क्राई, एवरीथिंग इज फाइन। क्या बोला तूने? तू बार बार इंग्लिश बोलकर
मेरी बेइज्जती क्यों करती रहती है, ये जानते हुए कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। मैं तेरी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ। मेरी आदत हो गई है हर बात में इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करने की, इसीलिए मुंह से निकल जाता है। तुझे ज्यादा परेशानी है तो अब मैं तेरे पास आऊंगी ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शर्मिली इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रेवती उसका हाथ पकड़ लेती है और रोक लेती है और उसे बोलती है, रुक जा शर्मिली, तेरे सिवा मेरा और कौन है। अगर तू नाराज हो गई तो मैं किससे बात करूंगी। तुझे जो बोलना है, जैसे बोलना है तू वैसे बोल, लेकिन मुझसे बात कर। ठीक है, तो फिर तू ये रोना धोना छोड़ और मेरे साथ गोलगप्पे खाने चल। जैसे सब अपनी लाइफ जी रहे हैं तू भी जी। ओके, मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि तू मुझ पर गुस्सा नहीं होगी। लेकिन तू भी वादा कर कि जो मैं ये टूटी फूटी इंग्लिश बोलती हूँ तुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं आज के बाद तुझे इंग्लिश बोलने के लिए कभी नहीं रोकूंगी। जो नहीं समझ में आएगा वो मैं तुझसे दोबारा पूछ लूंगी। यू हैप्पी? अरे वाह, लगता है तुझे भी मेरी संगत का असर पड़ गया। तूने इंग्लिश शब्द बोला। अरे हाँ, मैं तो तेरे साथ रहते रहते थोड़ा इंग्लिश बोलना सीख ही गई। अब चल, तेरे साथ गोलगप्पे खाने चलती हूँ, वरना देर हो जाएगी और वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तू सही बोल रही है, हमें चलना चाहिए। शर्मिली इतना कहकर रेवती को लेकर गोलगप्पे खाने के लिए निकल जाती है। दुनिया की इस भीड़ में रेवती बिल्कुल अकेली थी। पति के मरने के बाद उसका बेटा पैसे कमाने के लिए दूसरे शहर चला गया था। उसके बहुत बुलाने के बाद भी वो नहीं आया। समय यूं ही बीत गया और समय के साथ रेवती की आस भी खत्म होती गई। एक दिन उसे ऐसा कुछ पता चला जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट ही गई। वो रात एक समय अकेले अपने कमरे में लेटी थी और गुस्से में अपने बेटे को फोन करती है। क्या हुआ माँ, आपको रात को भी चैन नहीं है क्या? क्यों फोन किया है, बताओ। मैं आ रहा हूँ बोलते बोलते सालों निकल गए हैं, लेकिन तुझे मुझसे मिलने का समय नहीं मिला। अब तू सच सच बता कि तू कब आएगा मुझसे मिलने या नहीं आएगा। माँ, मैं झूठ बोल बोल के बहुत थक चुका हूँ। आज मैं आपको सच बता ही देता हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। उस छोटे से शहर में आके मैं क्या करूँगा? माँ, मैं अपनी जिंदगी गंवाना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ मैंने एक अमीर लड़की से शादी कर ली है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, एक नई दुनिया बसा के। और माँ, मैं चाहता हूँ ना, आप भी जहाँ हो खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो और भूल जाओ आपका कोई बेटा भी है। ये सुनकर मानो रेवती के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो और वो फोन रखकर जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वहाँ शर्मिली का बेटा हर्ष आता है और बोलता है, क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हो? बेटा, अब तेरा दोस्त कभी वापस नहीं आएगा। उसने बोला कि उसने वहाँ एक लड़की से शादी कर ली है और उसी के साथ रह रहा है। आंटी जी, मुझे ये बात पहले से ही पता है। मैं भी वहाँ किसी काम से गया था जहाँ धीरज काम करता है। उसी ने मुझे सब बता दिया था। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि शायद वो बदल जाए, लेकिन आप चिंता मत करिए, वो ना सही मैं हूँ ना, मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूँगा। मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूँ। मैं अपने बेटे के बिना कैसे रहूँगी? आंटी जी, आपने भी तो मुझे बचपन से पाला है, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। जैसे मैं अपनी माँ का ख्याल रखता हूँ वैसे ही आज के बाद से आपका रखूंगा। हर्ष रेवती को समझा ही रहा होता है कि तभी शर्मिली वहाँ आ जाती है और हर्ष को वहाँ देखकर बोलती है, मुझे लगा तू ऑफिस से नहीं आया, लेकिन तू तो यहाँ बैठा है। और अब तुझे क्या हुआ रेवती, तू आज फिर रो रही है? Why you are crying? ओ, इंग्लिश नहीं, तू बोल शर्मिली, तू जैसे भी बोलती है बहुत अच्छी है। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि तूने अपने बेटे को वो संस्कार दिए जो मैं अपने बेटे को नहीं दे पाई। रेवती इतना कहकर शर्मिली को अपने बेटे की सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद वो उसे संभालती है, साथ ही उसे अपनी ही तरह इंग्लिश बोलना सिखाती है। और रेवती भी शर्मिली और उसके बेटे के साथ मिलकर रहने लगती है और धीरे धीरे अपने गम को भूलने की पूरी कोशिश करती है। अमित शाम के समय थका हारा घर आता है और अपने कमरे में सो जाता है। अपने भाई को इतना थका देखकर सुमित भी परेशान हो जाता है और अपनी भाभी नीतू के पास जाकर बोलता है, भाभी, भैया को क्या हुआ है? वो इतने परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? सुबह तो सब ठीक था, वो खुशी खुशी काम पर गए थे। क्या हुआ, काम से आ गए क्या वो? हाँ भाभी, वो भी काम से आए हैं और सीधा रूम में चले गए। मैं वहीं सामने बैठा था, उन्होंने मुझे देखा लेकिन कुछ नहीं बोला, सीधा रूम में चले गए। वो कुछ परेशान लग रहे थे भाभी। ठीक है सुमित, तुम एक बार ये सब्जी देख लो, मैं तुम्हारे भैया को देख कर आती हूँ। नीतू अपने पति अमित के पास कमरे में जाती है और जहाँ अमित अपने सर पर हाथ रखकर लेटा था। अमित जी,
क्या हुआ? आप आए और पता भी नहीं चला। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मुझे क्या होगा? वो तो मैं काम में जरा थक गया था, इसलिए मैं सीधा कमरे में आ गया। अच्छा नीतू, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों, खाना क्यों नहीं खाओगे आप? आज सुबह भी आप काम की वजह से जल्दी चले गए थे, सुबह भी खाना नहीं खाया और अब भी मना कर रहे हो। हाँ, वो बस मेरा ऐसे ही मन नहीं है, तुम सब खाना खा लेना। मुझे आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हुआ अम्मी जी, आप बताओ ना, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो, मुझे बताओ। अगर मैं आपकी किसी काम आऊंगी तो मुझे ही अच्छा लगेगा ना। नीतू, हमारा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। कर्जे में हो गए हैं हम बिल्कुल, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या इतना सब आपके साथ हो रहा था और आपने हम में से किसी को भी कुछ नहीं बताया? और काम तो पहले ठीक चल रहा था ना, अचानक से ये सब क्या हो गया? मैंने मार्केट से पैसे उठाए थे, लेकिन काम चला नहीं, इसलिए वो पैसे हमारे डूब गए। अब इतने सारे पैसे कर्जे में हैं हम, फैक्ट्री भी बेच दूंगा तो भी मैं शायद वो पूरा का पूरा कर्जा ना चुका पाऊँ। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। माँ गांव में है, यहाँ सुमित पढ़ाई कर रहा है, घर संभालना है मुझे, कुछ नहीं पता। अब मैं तुम लोगों को कैसे एक अच्छा जीवन दे पाऊंगा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप हमारे बारे में क्यों इतना सोच रहे हो? जो होना होगा वो होकर ही रहेगा और परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आप एक काम करो, थोड़ा आराम कर लो, फिर सब साथ में खाना खा लेंगे हम। नीतू अपने पति को काफी समझाती है और रात में सब लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अमित जल्दी से काम पर चला जाता है और नीतू रसोई में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर सुमित आ जाता है। क्या हुआ भाभी, भैया ने कुछ बताया क्या आपको? वो परेशान क्यों थे? क्या हुआ है भैया को? वो उनका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि वो कह रहे थे कि शायद अब फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी। अमित जी तो बहुत ज्यादा परेशान है, मुझे उनकी यह हालत देखी नहीं जा रही है। भाभी, कल का हम कुछ नहीं कह सकते। कल को भैया की फैक्ट्री सच में बंद हो गई तो हम क्या करेंगे? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा और इसी बात को लेकर वो भी बहुत परेशान हैं। उन्होंने तो अपने खाने पीने का भी होश नहीं रखा, बार बार वही सब बातें सोच रहे हैं। भाभी, हम एक काम करते हैं, हम भैया के लिए कुछ करते हैं और अगर कुछ कर पाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं सुमित, तुम तो फिर भी कुछ कर लोगे, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता। भाभी, ये क्या बात कर रही हो आप? आपके हाथ में जादू है, जादू। आपके हाथ का वड़ा पाव कितना अच्छा होता है, लोग घर आके ना आपके हाथ का ना वड़ा पाव खा के जाते हैं। हाँ, लेकिन उससे हमें क्या लेना देना है? हमें तो तुम्हारे भैया की मदद करनी है ना। भाभी, हम दोनों मिलकर वड़ा पाव स्टॉल लगाते हैं, ज्यादा ना सही लेकिन थोड़ा बहुत करके भैया की मदद तो कर सकते हैं ना। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर इस बारे में हमने अमित जी को बताया तो अमित जी हमें मना कर देंगे साफ साफ इसी स्टॉल के लिए, इसलिए हमें उनसे छुप कर ही करना पड़ेगा। ठीक है भाभी, जैसा आपको ठीक लगे हम वैसा करेंगे। सुमित और नीतू दोनों मिलकर अब अपनी एक वड़ा पाव की स्टॉल लगाते हैं और अमित के आने से पहले अपनी स्टॉल भी बंद कर लेते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है और कुछ दिनों बाद सुमित और नीतू दोनों स्टॉल बंद करके काफी लेट घर आते हैं। ये देखकर अमित कहता है, क्या बात है, आजकल तुम दोनों बाहर घूमते रहते हो, क्या खिचड़ी पका रहे हो? मुझे कोई बताएगा इस बारे में? तुम दोनों क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, हम क्या करेंगे? वो तो मैं बाजार सब्जी लेने गई थी और सुमित अपने दोस्त के घर से आ रहा था, रास्ते में दिख गया तो हम दोनों साथ ही घर आ गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नीतू, जल्दी से खाना बना दो। देवर भाभी की कानाफूसी अमित को समझ तो आ रही थी, लेकिन अब भी उसे सब कुछ अच्छे से नहीं पता था, इसीलिए वो चुप था। ऐसे ही एक रात जब अमित सो रहा होता है तो सुमित और नीतू दोनों रसोई में सब्जियां काट रहे होते हैं। अमित की आंख खुलती है और जब उसे नीतू साथ में नहीं मिलती तो वो बाहर जाकर देखता है और रसोई से आवाज आती है तो रसोई में जाकर देखता है वहाँ दोनों सब्जियां काट रहे थे। ये क्या हो रहा है? आधी रात में तुम दोनों सब्जियां काट रहे हो? हाँ, वो आप सुबह जल्दी काम पर चले जाते हो, आपको खाना नहीं मिल पाता अच्छे से, तो मैंने सोचा कि हम रात में ही खाना तैयार कर दें, इसलिए मैंने सुमित की मदद मांगी। हाँ भैया, भाभी सही कह रही हैं, सारी सब्जियां तो कट गई हैं। बस अब कुछ देर में हम जा रहे हैं सोने के लिए। तब तक आप भी जाकर सो जाओ, थोड़ी देर बाद भाभी आ जाएंगी।
पता नहीं क्यों तुम दोनों आजकल कुछ अलग ही हरकतें करते रहते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप भी ना आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हैं, तभी तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप थके हैं, आप जाइए और आराम से सो जाइए। मैं भी बस थोड़ी सी देर में आ रही हूँ। अमित का शक अब तो दिन पे दिन ही बढ़ता जा रहा था, इसीलिए वो गांव से अपनी माँ को बुला लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, जब से मेरा काम अच्छे से नहीं चल रहा है तब से मैं देख रहा हूँ सुमित और नीतू अपने ही अलग लगे रहते हैं। मैं कुछ पूछता हूँ तो बातें बनाने लग जाते हैं। माँ, मुझे शक है इन दोनों पर। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं आ ही गई हूँ ना, अब तेरा शक दूर हो जाएगा और असल बात भी सामने आएगी। आशा के आने के बाद नीतू और सुमित भी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो दोनों अपनी स्टॉल नहीं लगा पा रहे थे। नीतू अपने कमरे में लेटी होती है कि तभी वहाँ सुमित आकर बोलता है, भाभी, 1 हफ्ता होने वाला है, हमने अभी तक अपना स्टॉल दोबारा नहीं लगाया है। बड़ी मुश्किलों के बाद ग्राहक आने लगे थे और अब लगता है सारे चले जाएंगे। बहुत गैप हो गया है भाभी, ऐसे में कैसे चलेगी हमारी दुकान? यही तो मैं भी सोच रही थी। देखो, तुम सामान लेकर हमारी स्टॉल वाली जगह पर जाओ, मैं भी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर अभी आती हूँ। सुमित बहाना बनाकर और सामान लेकर चला जाता है और कुछ देर बाद जब नीतू निकलती है तो आशा उसे टोकते हुए बोलती है, कहाँ जा रही है बहू? माँ जी, वो कुछ नहीं, यही पास में जरा काम से जा रही हूँ, मुझे तो वहीं जाना है। क्या काम है, वही तो पूछ रही हूँ ना मैं। अरे माँ जी, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक साड़ी में फॉल लगाने को दी थी, वही लेने जा रही हूँ। अच्छा माँ जी, चलती हूँ वरना दुकान बंद हो जाएगी वहाँ। नीतू अपनी सास की बातों को ज्यादा हवा नहीं देती है और चली जाती है, लेकिन आशा नीतू का पीछा करती है और अमित को भी साथ ही बुला लेती है। कुछ देर बाद जब वो नीतू का पीछा करते हुए देखती है कि वहाँ सुमित और नीतू दोनों बड़ा पाव बेच रहे थे, ये देखकर अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शाम को जब वो दोनों घर आ जाते हैं तो अमित उनसे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने अपने ही भाई पर और पत्नी पर इस तरह से शक किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ, आप माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने तुम दोनों पर शक किया, लेकिन तुम दोनों घर के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है, मुझे माफ कर दो। अमित को अपनी गलती समझ आ जाती है और आशा भी अब वापस गांव चली जाती है, जिसके बाद अमित उन दोनों पर कभी शक नहीं करता और उनकी हर काम में मदद भी करता है। देवर भाभी का बड़ा पाव स्टॉल भी काफी अच्छे से चलने लगता है।